कुमार साहब, आज जो तस्वीर उभर कर सामने आई और हरदीप सिंह पुरी का जो स्टेटमेंट आया, लगातार इस तरीके की चर्चाएं थी कि बड़ी किल्लत होगी, बड़ी समस्याएं हो जाएंगी और चुनौतियों से कभी किसी ने इनकार नहीं किया कि ऐसी स्थिति में जहां पर वैश्विक उथल पुथल हो, दिक्कत हो सकती है। लेकिन आज ये अश्योरेंस आना खुद हरदीप सिंह पुरी की तरफ से कि कोई दिक्कत नहीं, एंड वी हैव डेवलप्ड मोर ऑप्शंस एंड देयर विल बी नो शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, ये डिप्लोमेटिकली अगर हम देखें तो आप इसे कितनी बड़ी जीत देखते हैं? दूसरा, देश के हिसाब से एक स्टेबिलिटी रहे, उस पर्सपेक्टिव से भी इसे कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं? देखिए पूर्णिमा, मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट को। डेफिनेटली ये वेलकम स्टेप है, लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भाई रोज़ हम कितना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, दैट इज़ 4.5 to 5 मिलियन बैरल्स पर डे हम लोग इंपोर्ट करते हैं। इज़ नॉट ए स्मॉल अमाउंट। तो सिर्फ एक शिप के आने से काम नहीं चलेगा, मंजिलें अभी बहुत दूर हैं, बट डेफिनेटली इट इज़ अ वेलकम स्टेप। वी मस्ट अप्रिशिएट, वी मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट टू आवर गवर्नमेंट ऑल्सो ऑन दैट एंड टू द हेड ऑफ द स्टेट ऑल्सो, दैट इज़ आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब। वी मस्ट compliment him for this. And somehow we are working, our government is working, that is how we can assure to our people कि that system is in place, लोग काम कर रहे हैं आपके लिए। और डेफिनेटली ये मुश्किल समय है, लेकिन मुश्किल समय में भी हमारे जैसे फौज में कहना है, व्हेन गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। तो यही मौका है कि जब असली चीज़ निकल के आती है कि भाई हमारे अंदर कितना कैलिबर है, हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसी संकट की परिस्थिति में भी। तो ये बड़ा अच्छा स्टेप है और डेफिनेटली हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट भी करना चाहिए। ये डेफिनेटली बहुत मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये न्यूज़ बिल्कुल मेरे दिल को खुश कर देने वाली है पूर्णिमा जी। एंड फॉर एवरी इंडियन सर, फॉर श्योर। दैट्स ट्रू सर। जेनी साहब, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर कोई जानता है, हेलो सर, हर कोई जानता है हाउ इंपॉर्टेंट इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और ऐसे में अरागची के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर की बातचीत होना डिप्लोमेटिक लेवल पे, हमने ऐसी बहुत सारी चुनौतियों से इससे पहले भी पार पाया है। और आज एमईए की तरफ से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अश्योरेंस मिला, हरदीप सिंह पुरी की तरफ से सदन के भीतर दिए गए बयान से भारत देश को एक अश्योरेंस मिला। लेकिन फिर भी कैसे जो हमारे व्यापारिक जहाज हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, ये कितना इंपॉर्टेंट है ताकि एक अनइंटरप्टेड सप्लाई बरकरार रहे। एंड सेकेंडली, जो हमने अदर ऑप्शंस अपने लिए डेवलप कर लिए हैं, वो कितना फायदेमंद ऐसी मुश्किल की घड़ी में भारत के लिए होगा? थैंक यू पूर्णिमा, अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर डिबेटिंग ऑन योर चैनल। मेजर मोहन और को पैनलिस्ट को मेरा राम राम, आपके दर्शकों को भी राम राम। मेजर मोहन की मैंने अभी खुशी फील करी कि वो बहुत खुश है इस खबर से। परमिट मी पूर्णिमा, मैं तो इतना खुश नहीं हूँ। देखिए, आपको मालूम है कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ता हूँ, ना ही मैं फॉरेन पॉलिसी की बड़ी बड़ी बातें करूंगा और ना ही एनर्जी सिक्योरिटी की बातें करूंगा। बात है शॉर्टेजेस की। एंड द फैक्ट कैपिटल FACT फैक्ट इज दैट देयर आर शॉर्टेजेस। आप देखें कॉमन मैन की, आपके खुद के चैनल दिखा रहे हैं कि क्या लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं सिलेंडर की। आपके खुद ही चैनल बता रहे हैं कि 20-20 होटल बॉम्बे में, मद्रास में बंद हो गए हैं। और ये तो एक दिन की बात है पूर्णिमा, अभी तो कल और परसों आने वाला है। अभी मैं आता हूं, इस ये दो जो जहाज जिसके ऊपर इतना टीका हो रहा है कि 2 जहाज निकल के चले आए और बड़ी कूटनीतिक जीत हो गई जी। देखिए, मैं कोई ऑपोजिशन के ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता हूं, उनका काम है पैनिक फैलाना और चर्चा करना और गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलना। और ना मैं गवर्नमेंट के फेवर में बोलता हूं, क्योंकि मैं तो अपॉलिटिकल आदमी, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई नेता या पिट्ठू नहीं। तो जो भी गवर्नमेंट बोले, लेकिन पूर्णिमा द फैक्ट्स आर एज फॉलोज। पहले बात तो जो ये 2 शिप्स आई हैं, दे वर नॉट फ्लाइंग द इंडियन फ्लैग। मेरी खबर है that they were flying some other flag. Therefore, there has been some surrogacy, some kind of piracy, some kind of, I don't know what word to use, लेकिन ये 2 शिप्स को बड़े सस्पिशन के साथ देखा जा सकता है। दूसरी बात, हम देखते हैं कि जो ये हॉर्मुज की खाड़ी है 33 किलोमीटर चौड़ी है, लेकिन जो इसमें शिपिंग चैनल है
जिसके थ्रू की ये भारी टैंकर निकल सकते हैं, वो पूर्णिमा खाली 6 किलोमीटर का है। 3 किलोमीटर शिप्स आने के लिए और 3 किलोमीटर शिप्स जाने के लिए। वहां पे आज के दिन, और आप गूगल कर सकते हैं इसको, 750 शिप से ऊपर फंसी हुई है दोनों साइड में। मतलब कि 1500 ट्रॉलर्स, शिप्स, बड़े बड़े टैंकर्स फंसे हुए हैं। तो क्या हमारी ही 2 शिप्स वहां से क्या मजे से निकल के आ गई हमें पीएनजी देने के लिए बॉम्बे में? और जैसे कि मेजर साहब बता रहे थे, मोहन बता रहे थे, 5000 बैरल्स अ डे मिलियंस। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट पे अनलोड होते हैं बॉम्बे में पूर्णिमा। Sir. तो therefore these 2 ships could come up. I must salute those pilots of those ships and I must salute the ministry for creating this के 2 ships निकल। अगर 2 ही ships निकल गए, मान लेता हूं कि मैं परमिशन थी ईरान गवर्नमेंट की, हालांकि ईरान गवर्नमेंट नहीं देगी, because we have not supported them in this war and therefore the Iran government is not in our favor. अगर 2 ही शिप्स निकल गए तो 20 शिप क्यों नहीं आ गए? क्योंकि खाली 2 शिप्स तो डेली नहीं निकलते हैं वहां से। हो सकता है कि अगर ये बात सही भी है तो ये 2 शिप्स ऐसे हैं जो कि खाड़ी बंद होने से पहले वहां से निकल चुके थे और रास्ते में क्योंकि लड़ाई लगी हुई है इसलिए खरामा चल रहे थे और अब पहुंच गए होंगे। तो वी हैव टू लुक एट फैक्ट्स in the correct perspective, in the correct environment and the correct design. हमको तो फौजियों को यही सिखाया गया पूर्णिमा, don't take the thing on the face value, क्योंकि पुरी जी ने बोल दिया, क्योंकि एमईए के रिप्रेजेंटेटिव ने बोल दिया, और क्योंकि वो जायसवाल जी अभी आए थे दूसरे चैनल पे एमईए के, उन्होंने बोल दिया तो हम मान ले कि जी वाह 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 वाह, हम एवरीथिंग इज अंकी डोरी। ठीक है पूर्णिमा, ठीक है सर, शंकाएं भी है आपको और जाहिर है आपको लगता है कि बहुत सारे ऐसे जिनको फैक्ट्स कहा जा रहा है वो फैक्ट्स नहीं है एट द मोमेंट कम से कम। और ठीक है आपकी शंकाएं हैं, लेकिन सरकार के प्रवक्ता इसीलिए मौजूद रहते ताकि उन शंकाओं को दूर कर सके, नॉट जस्ट फॉर द एक्सपर्ट बट फॉर ऑल्सो फॉर द व्यूअर्स। धनंजय गिरी जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही अनुराग वर्मा जी भी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है। धनंजय गिरी जी आपके साथ आती हूँ क्योंकि हमने हरदीप सिंह पुरी साहब को भी सुना, हमने ये भी सुना कि विदेश मंत्री ने बात की, अराक्ची से उनकी बात हुई, रूस के विदेश मंत्री से भी उनकी बात हुई, एक और विदेश मंत्री से उनकी बातचीत हुई, और ऐसे में भारत अपने रूट्स को सिक्योर कर रहा है ताकि जो किल्लत हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से तेल को लेकर होती, गैस को लेकर होती, हमने अपने उसके विकल्प बढ़ा लिए हैं ताकि ऐसी किल्लत देश में ना आए। अब दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर थोड़ी सी शंकाएं हैं, इसलिए मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे क्वेश्चन रख रही हूं, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भारत के तेल टैंकर्स के लिए खुला है? देखिए पूर्णिमा जी, 2 बातें हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो रहा है या बंद है या वॉर चल रही है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने या खुलने में हमारा कोई योगदान नहीं है। अगर दुनिया में जिस गोले पर, जिस पृथ्वी पर, जिस धरती पर हम रहते हैं, अगर वो युद्धरत है, और खास करके आर्मी मैन को तो ज्यादा समझ होनी चाहिए कि अगर कहीं भी वॉर हो रहा है तो हम उससे अछूते नहीं रह सकते। जब वर्ल्ड इज ए ग्लोबल विलेज, जब पूरी दुनिया एक गांव में तब्दील हो चुकी है, तो किसी भी कोने में अगर कुछ होगा तो दूसरा कोना इफेक्टिव नहीं होगा, कैसे कह सकते हैं? और कैसे इस बात को कंफर्म किया जा सकता है? यह स्पष्ट है कि प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे ऊपर उसका असर बहुत कम हो रहा है। इसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, इसके उपाय हम लोग खोज रहे हैं। कोई अगर ये कह रहा है तो उससे उस पर उसके इलाना बातों पर क्या बात की जाए कि कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसे नहीं प्रॉब्लम होगा भाई? ये तो प्रॉब्लम होनी ही है। दुनिया के आधी दुनिया जब युद्धरत हो चुकी है और जहां से गैस निकलते हैं 70% गैस जहां से आता है वो एरिया डिस्टर्ब है। बावजूद इसके ये सरकार की, देखिए जो कहा आपने हरदीप सिंह पुरी जी ने, उन्होंने क्या कहा, पीएम की डिप्लोमेसी से भारतीय हित सुरक्षित है, हॉर्मुज का रास्ता भारत के लिए खुला है, बात हो गई है, खुल गया है, और जाहिर सी बात एक साथ 20 शिप लेके चले, कहीं से हमला हो गया तो हमने स्ट्रेटेजिकली एक और आर्मी मैन को ज्यादा समझना चाहिए, 1 शिप, 2 शिप, 3 शिप, 4 शिप धीरे धीरे करके निकालेंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट से भारतीय तेल आया, पिछले 5 दिनों में 28% एलपीजी का उत्पादन बढ़ा, भारत के पास पर्याप्त क्रूड ऑयल है, पेट्रोल डीजल की कोई किल्लत नहीं है, 40 देशों से क्रूड ऑयल हम ले रहे हैं, 100% से ज्यादा हमारी रिफाइनरियां उत्पादन कर रही हैं। अगर अगल बगल के देशों में देखें, आप पास पड़ोस में देख लीजिए, पाकिस्तान में क्या हालात है, बांग्लादेश में क्या हालात है, कनाडा में 33% बढ़ गया, वहां पर फ्रांस में बढ़ गया।
तो जब दुनिया इस तरह से परेशान है पूरी दुनिया में, तो हम बैठकर ये कहें कि नहीं नहीं जी हमें तो शंका है, शंका रखिए। समाधान करना, ये आप बताइए समाधान क्या है? राष्ट्र किसी एक दल का नहीं है, देश के हर व्यक्ति की जिम्मेवारी। मैं किसी पार्टी के प्रवक्ता के नाते से नहीं बोल रहा हूं, मैं एक भारतीय हूं, इस चैनल पर बैठे हम सब भारतीय हैं, और हम सब भारतीयों को ये देखना है कि भारत के हितों को सर्वोपरि रखते हुए हम भारत सरकार को क्या योगदान दे सकते हैं। कनाडा, नॉर्वे, रूस, अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया से आज गैस आ रही है, जिसमें हरमुज से उसका कोई आना जाना नहीं है। हॉर्मुज से करीब 20% आबादी अब प्रभावित हुई है। गैस सिलेंडर पैतृक होने की बात नहीं है। भारत सरकार ने लगातार कहा है कि हमारे पास 250 मिलियन बैरल कच्चा तेल और ईंधन का स्टॉक है, जो 8 हफ्तों के लिए पर्याप्त है। 258 MMTPA रिफाइनरी क्षमता है, कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। हाँ, ये जाहिर सी बात है, मैं फिर कहता हूं, ब्लैक मार्केटिंग रोकना हमारी जरूरत है, सभी भारतीयों को एकजुट होने की जरूरत है। इस समय फेक नैरेटिव फैलाने का नहीं है, ये शंका का नहीं है। समाधान बताइए ना। बीइंग ए नेशनलिस्ट, बीइंग ए नेशन ऑफ द सिविलियन ऑफ द कंट्री, what suggestion you can give to the government? ये लेकर के आइए ना समाधान। ठीक है, ईशान त्यागी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। ईशान, आपका भी स्वागत करती हूँ, फिर अनुराग जी आपके पास आऊंगी। ईशान, बहुत सारी बातें जो पेट्रोलियम मंत्री की तरफ से कही गई, आई एम श्योर आपने वो बातें सब सुन भी ली हैं, उनको एनालाइज भी कर लिया। उसमें 2 बातें और कही गई कि एक तो ये समय अफवाह फैलाने का भी नहीं है, और ये किसी भी तरीके के फेक नैरेटिव को फैलाने का भी समय नहीं है, पूरे देश को एकजुट रहना चाहिए। और धनंजय गिरी जी ने कहा कि क्रिटिसिज्म के साथ साथ, क्रिटिसिज्म कीजिए, दिक्कत है, लेकिन इसके साथ साथ फिर ये भी बताइए कि समाधान क्या हो सकता है, ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। अब जितनी बातें अभी तक कांग्रेस कह रही थी, या आज भी जो राहुल गांधी ने कहा, डिप्लोमेटिक फेलियर है, फॉरेन पॉलिसी फेलियर है, अगर हमने अपने ऑप्शंस कर लिए हैं उतने तैयार जितने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल और गैस के लिए हमारे पास थे, तो कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। फिर देश में कोई पैनिक की स्थिति आने वाले समय में नहीं बनेगी। पूर्णिमा जी, सभी को मेरा नमस्कार, सभी को पैनलिस्ट को, पूरे देश को मेरा नमस्कार। देखिए, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं धनंजय गिरी जी को सुन रहा था, क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन कर पाया इस डिबेट में। धनंजय जी को मैं अभी सुन रहा था, मेरे भाई ये कह रहे थे कि अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, कोई हम भी नहीं चाहते अफवाह फैलाई जाए, लेकिन मेरे भाई ये कह रहे थे हम भारत सरकार को किस तरीके से सहयोग कर सकते हैं, ये सोचा जाना चाहिए। देखिए, विपक्ष का कर्तव्य ये होता है कि भारत सरकार से हम सवाल पूछें, हम जो जनहित के सवाल हैं वो पूछें। हम ये पूछें कि आपकी डिप्लोमेसी फेलियर की वजह से आपने जिस तरीके से सरेंडर किया पूरा ट्रंप के सामने, इजराइल के सामने देश के प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया, उसी के कारण आज ये दिक्कत आ रही है। मैं आपका ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए मैं 2-3 विषयों पे बोलना चाहता हूं। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब से बंद हुआ है, तब से वहां पे जो चाइना के शिप्स हैं, जो चाइना के लिए निकले हैं तेल लेके या LPG लेके, वो पहले दिन से निकल रहे हैं। रशिया के लिए जो शिप्स हैं वो पहले दिन से निकल रहे हैं। वो अभी ऐसा नहीं है कि वो अभी निकलने शुरू हुए हैं, वो पहले दिन से ईरान ने, जो कि हमारा एक समय पे एलाई हुआ करता था, हमारा एक करीबी मित्र हुआ करता था, हजारों साल की जो संस्कृति है हम आपस में साझा करते थे, वो चाइना और रशिया को अलाउ कर रहा था शिप देने के लिए, शिप भेजने के लिए। लेकिन भारत की उसने, या फिर अब हम अपनी बात करेंगे, अन्य देशों की भी बात करेंगे, भारत की उसने जो शिप्स थी या टैंकर्स थे उनको रोकने का काम किया था। अब आइए बात दूसरी बात, इन 2 जो शिप्स आप जिनकी चर्चा चल रही है कि 2 शिप्स आई हैं, मैं भी एक खबर पढ़ देता हूं, और देश के अखबार की खबर है, इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, उनके सूत्रों के हिसाब से, क्योंकि आजकल सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हरदीप पुरी करते हैं, ना एस जयशंकर आके खुद से करते हैं, ना स्वयं प्रधानमंत्री आके करते हैं। आजकल सूत्रों के हिसाब से जो खबर आ रही है, उसमें इंडियन एक्सप्रेस ये कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ये जो शिप होकर आए हैं, इन्होंने अपना ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को बंद कर दिया था, विच इज कॉल्ड गोइंग डार्क, यानी कि वो आइडेंटिफाई ना हो पाए, वो नजरों में ना आ पाए। इन्होंने ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जो है, और ये वेसल ट्रैकिंग डेटा से है। तो एक बात तो हमें ये भ्रम नहीं फैलाना चाहिए कि हम बिल्कुल दुरुस्त हो गया है सब कुछ। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो सेक्रेटरी है उनके द्वारा, उन्होंने कहीं ये नहीं बोला है कि हमारा अभी तक क्या क्या एग्रीमेंट हुआ है। उन्होंने ये बोला है कि 3 बार बातचीत हुई है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की, ईरान के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उनसे, लेकिन उसके क्या निष्कर्ष निकल के आए हैं इस बात पे अभी तक नहीं बोला है। तब तक हमें अपने लेट्स होल्ड आवर हॉर्सेस एंड
लिव अप टू द जल्दबाजी होगी, सिचुएशन एंड सी कैसी सिचुएशन है। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात, एक बात बिल्कुल आखिरी बात, हाँ, बोलिए। और बहुत जनता के लिए जो बात है कि जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं, एलपीजी जो सिलेंडर्स है, एलपीजी गैस की, देखिए तेल का हम भंडारण कर सकते हैं, लेकिन जो एलपीजी गैस है, गैस का भंडारण करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसकी जो लगातार सप्लाई है वो बनी रहनी चाहिए। भाई आपके घर में खाना बनता है, मेरे घर में खाना बनता है, गरीबों के घर में खाना बनता है, रेस्टोरेंट चलते हैं, बड़े बड़े होटल चलते हैं, ढाबे चलते हैं एलपीजी से। तो एलपीजी की जो सप्लाई है वो लगातार आती रहनी चाहिए। और देखिए एलपीजी की कमी तो आ रही है, एलपीजी की कमी अगर नहीं आ रही होती तो जो होटल संघ है वो क्यों लिखता कि बॉम्बे में होटल क्लोज हो रहे हैं, बेंगलोर में हो रहे हैं, हैदराबाद में हो रहे हैं, कलकत्ता में हो रहे हैं, दिल्ली में हो रहे हैं, बड़ी बड़ी लाइनें लग रही हैं एलपीजी सिलेंडर के लिए। तो दिक्कतें तो आ रही हैं। अब किसानों पे कैसे फर्क पड़ता है इस बात का? भाई यूरिया के जो प्लांट है जिसमें एलएनजी एक पावर सोर्स की तरह काम करता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, हम एलएनजी पूरा इंपोर्ट करते हैं। वो सारा एलएनजी 90% एलएनजी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होके आता है। और एक यूरिया के प्लांट जब बंद हो जाता है, आपको मैं बताता हूं, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन का जो प्लांट है, पहला सबसे बड़ा प्लांट है यूरिया बनाने का, वो बंद हो गया है। उसने अपने कुछ प्लांट्स बंद करे हैं और उस प्लांट को दोबारा चालू करने में 1 महीना लगेगा। जब दोबारा उस प्लांट को चालू करेंगे तो यूरिया का एक प्लांट चालू करने में 1 महीना लगता है। तो ये जो 1 महीने का जो नुकसान होगा, जो महंगा यूरिया हम खरीदेंगे, वो उसका असर किसानों पे पड़ेगा, किसानों पे पड़ेगा तो हम सब पे पड़ेगा, और हम सब पे पड़ेगा तो आमूमन सी बात है कि जो खाने पीने के दाम है वो बढ़ेंगे। सरकार को इस बात का एक कॉग्निजेंस लेना चाहिए, सरकार को इस बात को सोचना चाहिए, और इन सब मुद्दों पे आके हमें अनाथ ना करे देश के लोगों को, आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। भाई ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस है, इमरजेंसी के सर्कमस्टेंसेस है, आप आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। मैं चाहता हूं मंत्री आए सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। सब साइलेंट जोन में चले जा रहे हैं, लेकिन अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है तो आज आपको एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुननी चाहिए थी। आपको लगता है कि हरदीप सिंह पुरी साहब ने कुछ नहीं कहा तो संसद में दिया गया उनका बयान आपको सुनना चाहिए, जिसमें उन्होंने अलग अलग विकल्पों की भी बात की। ये भी कहा कि भारत के पास सफिशिएंट क्रूड ऑयल का स्टॉक है। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने ये भी कहा एलएनजी के बारे में कुछ नहीं बोला, उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने गांव से लेकर शहर तक के स्टॉक की बात की, उन्होंने ये नहीं बताया गांव से लेकर शहर के स्टॉक तक की बात की। ईशान, मुझे लगता है कि वो पॉइंट आप मिस आउट कर गए। उन्होंने बाकायदा ये बताया कि शहरों के लिए, गांव के लिए कितने दिनों का स्टॉक है, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया। उन्होंने ऑयल की बात करी, ठीक है, गैस की भी उन्होंने गैस की भी बात की, उन्होंने गैस की भी बात की। लेकिन ये अच्छी बात है कि आपने समय मांगा है, विपक्ष ने समय मांगा है। एलपीजी को लेकर जो किल्लत है उसको लेकर चर्चा के लिए विपक्ष ने समय मांगा है, ये बहुत अच्छी बात है। धनंजय जी, इसका मैं जवाब लूंगी जो ईशान ने अभी कहा, लेकिन उससे पहले अनुराग वर्मा जी आपके पास आती हूं, क्योंकि ईशान ने अभी थोड़ी देर पहले उन सिग्नल्स की बात की जिनको बंद कर दिया गया, तो कैसे निकल गए वहां से सारे के सारे टैंकर। और मुझे लगता है कि जब ईरान की बात आती है तो शैडो ऑयल इकोनॉमी की बात हर कोई जानता है, हर कोई ये जानता है कि घोस्ट टैंकर्स क्या होते हैं, और हर कोई ये जानता है कि तमाम सैंक्शंस के बावजूद ईरान ने अपनी इकोनॉमी को कैसे मजबूत रखा और उस पर डेंट नहीं आने दिया था। लेकिन इस दूसरे युद्ध के बीच में देश के अंदर एक राजनीतिक युद्ध चल रहा है, नुकसान किसका? और ऐसे सेंसिटिव मैटर पर एक नैरेटिव सेट करना या ये कहना कि फैक्ट्स राइटली कोटेड नहीं है, देश में पैनिक होगा, देश में दबाव बनेगा, ये कितना जायज या नाजायज आपको लगता है? देखिए पूर्णिमा जी, यहाँ सबसे पहले मैं एक चीज़ कहूँगा, सारे जो पॉलिटिकल लोग स्पेशली जो बातें करते हैं, हर चीज़ अपना एक एजम्पशन, अपने एक तरह से एक फॉल्स जो है नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। हमें ऐसी स्थिति में जहाँ विश्व एक परेशानी के दौर से गुजर रहा है, वहाँ पे हमको जो सीधा और सपाट, मेरा कहना ये है, जो गवर्नमेंट का वर्जन है उस पे ही हमें रहना पड़ेगा, वही हमें सच मानना चाहिए, और वही सच है भी काफ़ी हद तक। अगर आपके कोई सवाल है, जैसे आप अभी कांग्रेस के हमारे ईशान जी बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में चले जा रहे हैं कि जिसका कोई मतलब नहीं, उसका आम आदमी क्या कहें इसमें, वो सारी बातें तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स को भी नहीं समझ में आएंगे जो वो इतना टेक्निकलिटी में चले गए थे। उसके बाद अगर आप
उसके इम्प्लीकेशन देश पे बात करें तो राजनीतिक आदमी उसको जो है दो तरह समझेगा। जो विपक्ष का आदमी वो कहेगा जी प्रधानमंत्री हमारे कंप्रोमाइज्ड हैं, उन्होंने जो है वो एलपीजी की शॉर्टेज हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जो बीजेपी का है, जो एनडीए का है, वो कहेगा जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने देखिए 2 शिप निकाल ली। लेकिन जबकि सच्चाई ये है कि अब भारत देश अपने आप में इतना सक्षम है कि उसको उसके साथ दोस्ती, उसके साथ अच्छे संबंध बनाना हर देश की प्रायोरिटी है, हर देश की मजबूरी है कि कहीं ना कहीं उसको भी ये पता है कि कहीं ना कहीं उसकी जो है ज़रूरत भारत देश भी बनेगा, तो उसको एक लेवल पे अच्छे संबंध बना के चलना है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब यूक्रेन और रशिया का लड़ाई चल रही थी, उसके बीच में हमारे जो छात्र वहाँ पढ़ रहे थे उनको सेफ पैसेज दिया गया था। तो वो ऐसा नहीं, वो किसी व्यक्ति की या किसी व्यक्ति की वजह से नहीं होता, वो देश की अपनी स्ट्रेंथ की वजह से होता है, अपनी कूटनीति की वजह से, अपनी विदेश नीति की वजह से होता है। इसमें एक चीज और भी, सिर्फ एक ही रूट कभी भी ऐसा नहीं होता। ये फिर मैं बहुत एक्सपर्ट वाली बात कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा मुझे, अगर मैं कहीं गलत हो जाऊं तो मुझे माफ करिएगा। बहुत एक ऑल्टरनेट रूट्स भी होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक ही जगह से सारा तेल आएगा। ऑल्टरनेट रूट में होता क्या है, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, ये होता है। लेकिन इस समय हमें ये चीज मान के चलनी चाहिए कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्थितियां हैं, घूम कर आते हैं, वो भी एक रास्ता है, तो वो लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। और उससे भी बड़ा जो एक जो सबसे बड़ा जो इंटरनल खतरा होता है पूर्णिमा जी, वो हमें अपना वो ज्यादा चेक करने की जरूरत है। जो ऐसी स्थिति में लोग होर्डिंग करना शुरू कर देते हैं, जो भंडारण करना शुरू कर देते हैं, जो हमने कोविड में जो सिचुएशन खराब हुई थी, वो जो गैस सिलेंडर, जो दवाइयां, जो सारी चीजें थी, उससे लाइफ सेविंग चीजें थी, जो होर्डिंग करी गई थी बेहिसाब ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए, वो ज्यादा खतरनाक थी। तो उस समय इंटरनली हमको उस चीज को कंट्रोल करने की जरूरत है। ठीक, ऐसा लगता नहीं है कि डिस्पाइट ऑफ व्हाटएवर हैज बीन सेड बाय द गवर्नमेंट, कहीं पर भी ऑपोजिशन अभी उस पे सेटल हो पाया है। नहीं पूर्णिमा जी, हम तो पहले अपोजिशन का धन्यवाद करते हैं कि उनकी सिंसियरिटी जनता के प्रति है, देश के प्रति है, तो उनकी सिंसियरिटी देश के प्रति बनी रहे, सजगता बनी रहे। हम असहमतियों का सम्मान ही तो लोकतंत्र है, इसलिए हम वेलकम करते हैं। लेकिन आज के डेट में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी ऊर्जा के प्रति स्थिरता की नीति है, 6 महाद्वीपों के साथ, हम 40 देशों के साथ जो हम आज ट्रेड कर रहे हैं, जिससे हमारी, और जैसा कि कह रहे थे, जब साफ पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा, कांग्रेस कान उस समय बंद कर लेती है जब काम की बात की जाती। जब आदरणीय पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि भारत में रोज एलएनजी के कार्गो पहुंच रहे हैं, सीएनजी की 100% सप्लाई हो रही है, और जब दुनिया में इस तरह की स्थितियां बनी हुई है, अफरा तफरी बची हुई है, भारत में अभी सब कुछ स्मूथ चल रहा है, आराम से चल रहा है। मैं ये, या कोई भी व्यक्ति पूर्णिमा जी, ये नहीं कहेगा कि जब वैश्विक इतनी उथल पुथल मची हुई है, दुनिया में जिन जीवन के लाले पड़े हुए हैं, हम दिन रात देख रहे हैं कि गोलीबारी हो रही है, आधी दुनिया, आधा विश्व जो है वो युद्ध के में शामिल हो चुका है, युद्ध के मुहाने पर ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नहीं हो सकता ना धनंजय जी? नहीं देखिए, हमारी तो व्यवस्था इतनी करके रखी गई है ना, तभी तो हमारे पास 8 सप्ताह का, लगभग 2 महीने का हमारे पास पेट्रोलियम का, डीजल का, पेट्रोल का स्टोरेज है, गैस की स्टोरेज 8 दिन की हमारी बनी हुई है। बट एट द सेम टाइम धनंजय जी, बट एट द सेम टाइम भारत का जो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है वो उस हिसाब का नहीं है ना। हमारी दूसरे देशों पर, मध्य पूर्व पर निर्भरता है ना पेट्रोल डीजल को लेकर, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है ना। ग्रीन एनर्जी के या फिर वैकल्पिक ऑप्शनल ऊर्जा सोर्सेस के, एनर्जी सोर्सेस के हमारे पास, हम दूसरों पर डिपेंडेंट है ना, मेरा कहने का मतलब ये है। तो अगर ऐसी वैश्विक परिस्थितियां बनती रहेंगी तो ये समस्याएं आती रहेंगी, तो हम क्या करेंगे, हम खुद को पहले भीतर से मजबूत कर लेंगे ताकि दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता ही नहीं रहे। ग्रीन एनर्जी पर जितना काम पिछले 12 सालों में किया गया है, न भूतो न भविष्यति, आपने देखा होगा पहले कभी ऐसा नहीं किया गया था। और लगातार अगर आप 25 करोड़ बैरल कच्चा तेल भारत के पास, लगभग 4000 लीटर के पास हमारे पास बफर रखा गया है, और तमाम विशाखापट्टनम से लेकर के तमाम जो तटीय भंडारण, बैंगलोर, पादुर, विशाखापट्टनम, तमाम जगहों पे जो लगातार स्टोरेज हमारी क्षमता बढ़ाई गई है, वो इसीलिए बढ़ाई गई, इसी परिस्थितियों के लिए बढ़ाई गई। और जो हम चीज हमारे यहाँ होती ही नहीं है, इसका 70% हम बाहर से मंगाते हैं, और 70% में भी 90% एक ही जगह से हमारा, आउट ऑफ दैट गैस एक ही जगह से आता है। और वो देश जब युद्ध में शामिल हो गया, बावजूद उसके हम अरेंज कर ले रहे हैं,
तो ये सरकार की स्ट्रेटेजिकली कितनी बड़ी जीत है, इसको भी तो हमें देखना होगा कि सरकार कितनी सजगता से और कितनी सामर्थ्य से और कितनी तत्परता से इसका इंतजाम किए ताकि देश में कोई अफरा तफरी का माहौल। पिछले 5 दिनों में 28% एलपीजी का उत्पादन बढ़ाया गया। ओनली 5 डेज में 28% हम लोगों ने प्रोडक्शन लेवल को हाई कर दिया है। सरकार लगातार करे, गैस सिलेंडर को लेकर पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं, इसके इंतजाम किए जा रहे हैं। अल्टरनेट एनर्जी पर लगातार काम कर रहा है, अक्षय ऊर्जा से लेकर के अब प्रधानमंत्री के तमाम सोलर स्कीम से लेकर के लगातार जो योजनाएं हम शुरू कर रहे हैं या चला रहे हैं, उसी का नतीजा है कि आज हम इथेनॉल प्लांट को गैस में मिलाने, पेट्रोल में मिलाने को लेकर के सरकार लगातार टेस्ट करे, लगातार उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। यही नतीजा है कि जब दुनिया अस्थिर है, जब हमारे अगल बगल के मुल्कों में सारा कुछ बंद हो चुका है, लगातार ऑफिस के आधा से ज्यादा लोगों को बंद किया जा चुका है, स्कूल कॉलेज बंद हो चुके हैं, वैसे में भारत में कहीं कोई अफरा तफरी का माहौल नहीं है। इसलिए सरकार करे कि आप जमाखोरी ना करें, कालाबाजारी ना हो, इसका ध्यान रखना है और हम सब नागरिकों नागरिक का सब नैतिक लेकिन कर्तव्य मुझे है। लगता है कि बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है और कहीं पर भी दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ये अंडरस्टेटमेंट है धनंजय जी, दिक्कत है, हाँ उस पर काम सरकार कर रही है और आगे दिक्कत ज्यादा ना बढ़े इस पर सरकार काम करे, यहाँ तक ठीक है। ईशान आइए। हाँ धनंजय जी बस थोड़ा समय दीजिए, ईशान कुछ इस पे काउंटर रखना चाहते हैं। जैनी साहब इसके बाद आगे। पूर्णिमा जी देखिए, मेरा कहना ये है, अभी इन्होंने बोला कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी, मैंने बिल्कुल ज़रूर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, लेकिन ये एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस हैं। इन सर्कमस्टेंसेस में जो पेट्रोलियम मंत्री हैं और देश के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, उनको आके सबके सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। जब एक मंत्री आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो यकीनन कहीं ना कई चीजें पॉजिटिव तरीके से निकलती हैं और कई जो मंत्री की कही भी बात कभी झूठ नहीं हो सकती, मैं ये मानता हूं। तो ऐसे में देश को अनाथ ना छोड़ के उनको आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, मेरी एक राय है। विपक्ष सरकार को ये राय लेनी है कि नहीं लेनी, ये बात की बात है। दूसरी बात, अभी हमारे मित्र यहाँ पे कह रहे थे कि जो हमारी एलपीजी है वो लगातार एलपीजी पहुंच रही है, या और जो हमने अलग अलग सोर्सेज हैं वो डेवलप कर लिए हैं एलपीजी के। मुझे 2 बातें बताइए, अगर हमारी लगातार एलपीजी आ रही है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होके आ रही होगी, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जितनी एलपीजी की खपत पूरे देश में होती है उसमें से 80 से 85% जो हमारी एलपीजी है, मतलब 80% के आसपास, वो खाड़ी के देशों से आती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तो एलपीजी आ नहीं रही है, इसीलिए जो रेस्टोरेंट का संघ है, जो होटल संघ है, वो ये कह रहा है कि होटल चलाने के लिए एलपीजी नहीं है। जो मोरबी में टाइल्स की फैक्ट्री है जहां पे एलएनजी का इस्तेमाल होता है वो बंद हो रही हैं। मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजर की फैक्ट्री बंद हो रही है। फर्टिलाइजर आना बंद है देश में, क्योंकि फर्टिलाइजर भी हम इंपोर्ट करने का काम करते हैं। तो अगर फर्टिलाइजर पे फर्क पड़ेगा तो सीधा सीधा किसानों पे फर्क पड़ेगा। अगर तेल के दाम ऊपर जाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा और फर्टिलाइजर के दाम महंगे होंगे तो हमारे जो खाने की वस्तुएं हैं उन पे फर्क पड़ेगा। और एलपीजी के दाम तो सरकार ने बढ़ा ही दिए हैं। अगर कोई किल्लत नहीं होती तो मेरे मित्र मुझे ये समझाने की कोशिश करें कि जो एलपीजी पे 60 रुपए बढ़ाए हैं और कमर्शियल पे 115 रुपए बढ़ाए हैं, वो सरकार ने क्यों बढ़ाए हैं? होता क्या है कि हरदीप सिंह पुरी, जिनका एप्स्टीन फाइल में नाम है, वो पहले से ये बोलते आ रहे हैं कि हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ हम अफोर्डेबल तरीके से खरीद रहे हैं, एफिशिएंट तरीके से खरीद रहे हैं। आके बताइए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए आप कितना आप भंडार एलपीजी का रोज आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस है। एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये बोलना विपक्ष का, प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं, सुनिए ना, एक तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से बार बार, मुझे लगता है कि चर्चा के दौरान जितना बाकी बातों का जिक्र नहीं हुआ उतनी बार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हो गया है। पता नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से और सदन के भीतर अंदर बोलने से कहां पर उसकी गंभीरता में कमी आ जाती है, मुझे समझ में नहीं आया। आपने कहा कि सरकार की वजह से ये हो गया, सरकार की, ऐसा लगता है, सुनिए ना मेरी बात ईशान, ऐसा लगता है कि जैसे भारत सरकार ने कहा हो इजराइल और अमेरिका को कि ईरान के साथ युद्ध कर लो। आपने कहा कि आप, ऐसा लगता है आपको सुनकर, सर सुनिए ना ईशान, जो पहला थॉट जाता है जब आप कोई बात कहते हैं, क्योंकि आप एक गंभीर विपक्ष हैं, आपकी तरफ से कोई बात कही जाती है तो उस पर पहला थॉट ये आता है कि भाई भारत ने करा दिया इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध, भारत ने कह दिया कि तुम लड़ो, भारत ने कह दिया कि तेल की किल्लत करो, भारत ने कह दिया ऐसा है वैसा है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एक वैश्विक संकट है, जैसे कि कोरोना था, जैसे कि कोविड था, हमने तमाम समस्याओं का सामना किया है, लेकिन उसमें गलत नैरेटिव
किसी भी तरीके से नहीं आना चाहिए। मोहन साहब मैं माफी चाहूंगी, लेकिन एक जैनी साहब से मैं पहले एक हाँ, मैं जरूर अब इस पर इस पे- टेक लेना चाह रही इसी हूँ। पे- ईशान थोड़ा सा समय दीजिएगा एक प्लीज। मिनट, आई एक हैव अ मिनट, शॉर्टेज एक ऑफ मिनट, टाइम, एक मिनट, एक मिनट। आई हैव अ पूर्णिमा जी, शॉर्टेज ऑफ केवल टाइम, 15 आई हैव अ सेकंड। शॉर्टेज ऑफ टाइम। केवल आई नो बट आप मेरे से सवाल पूछ के दूसरे पे मत जाइए ना। नहीं, मेरे को मैंने 15 सवाल सेकंड नहीं दे पूछा दीजिए, उसके बाद आप आपसे, समझ मैंने लीजिएगा। आपकी बात पर अपनी बात रखी, मैंने विपक्ष सवाल का- नहीं पूछा। Hold on, विपक्ष Ishan, का बोलना hold on. केवल इतना Hold on, है, Ishan, एक Ishan, मिनट, hold on. राहुल गांधी Hold जी का on, hold बोलना on, केवल Ishan. इतना है Please, कि please जो hold on, हमारा Ishan, डिप्लोमेटिक Ishan, please शिफ्ट hold on. हुआ है, जिस तरीके से हम अमेरिका के देखिए, सामने सरेंडर जैनी हो साहब, गए हैं, इजराइल पूर्णिमा के जी सामने देखिए, सरेंडर हो गए हैं, पूर्णिमा जी इसीलिए जो प्रेस विपत्ति आज देश कॉन्फ्रेंस पर हो आ या रही नहीं है, हो, इसी की अगर वजह हो से नहीं, नहीं, तो मैं आपकी जरूर चिंताएं चाहूंगा जायज कि हैं, आप आप अटेंड विपक्ष करो। हैं, हो गए हैं, मुद्दा लेकिन उठाइए, लेकिन उसमें कोई समस्या मेन नहीं। मुद्दा जैनी साहब, मेन मुद्दा जैनी इज साहब, नॉट ऑफ एक ऑयल question। और नेता क्रूड। प्रतिपक्ष जैनी सिर्फ साहब, एक बात कह रहे माना हैं मैंने कि हमारे जिस पास तरीके से 75 आपने दिन का अपनी या कोई फॉरेन बोलते पॉलिसी 45 डोनाल्ड दिन ट्रंप का, के कभी हाथ में बोलते दे दी है, 25 दिन का वो बताएगा रिजर्व हमें है। कि रशिया से मैं मानता हूं ठीक। कि 41 देशों से, कई 27 देश बोलते हैं, कई 40 देश बोलते हैं, से हमने अपना इनटेक जो है, इंपोर्ट जो है, वो डाइवर्सिफाई कर लिया। बट द मेन प्रॉब्लम इज ऑफ पीएनजी एलएनजी। द पीएनजी एंड एलएनजी का कंजम्पशन इंडिया में उतना ही इंपॉर्टेंट है छोटे घरों में, छोटे उद्योगों में, जितना कि आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियों में और बड़े बड़े ट्रकों में डीजल और पेट्रोल की रिक्वायरमेंट है। अब मैं आता हूं धनंजय जी के साथ, धनंजय जी के पास में। मैं उनसे क्योंकि शुरू में जब मैं टिप्पणी करी थी तो उन्होंने बोला था टिप्पणी करने के साथ में कोई सुझाव तो दीजिए। धनंजय जी, मैं सुझाव देना चाहता हूं। हमारे हर जिले में, हर गांव में, हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में लाखों करोड़ों टन बायो मटेरियल निकलता है, बायो वेस्ट निकलता है, घर का कचरा और ये सब निकलता है। ठीक है। 2014 में, आपको पता नहीं, शायद याद नहीं होगा, हमारे स्टेट ने एक पॉलिसी बनाई थी कि ये बायो वेस्ट से हम बायोगैस बनाएंगे, हम बायोगैस बनाएंगे। वो बायोगैस जो है, जो कि अभी बोल रहे थे ईशान कि 85% हम मिडिल ईस्ट से करते हैं, बहुत सही बोल रहे थे। सारा के सारा एलएनजी हमारा कतार से, मिडिल ईस्ट से आता है। अब हम देखें, आप 2014 से हम चंद्रयान पे भी पहुंच गए, हमने सबमरीन भी बना लिया, हमने क्या क्या नहीं टेक्नोलॉजिकल कर लिया, लेकिन हम बायोगैस प्लांट नहीं बना पाए जो हमारे देश की। हमने बुलेट ट्रेन भी शुरू कर दी और रैपिड रेल भी शुरू कर दी, क्या क्या मॉडर्न चीजें कर दी, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे पूर्णिमा, जो एक गरीब आदमी की रिक्वायरमेंट है, जो झुग्गी झोपड़ी वाले की रिक्वायरमेंट है, जो आज वापस आ गया है लकड़ी पे और कोयले पे खाना बनाने के लिए, उसके लिए हमने बायोगैस नहीं बनाई, जो कि बहुत आसानी से आप किसी भी अडानी को बोल देते, किसी भी अंबानी को बोल देते, जब बजाय कि इतने एयरपोर्ट बनाने के, अरे हर एक स्टेट के अंदर में एक बायोगैस प्लांट बना लेते। आज ये नौबत ही नहीं आती। तो ये मेरा सुझाव है। बिल्कुल सर, मैंने भी इसी बात का थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि अगर हम अपनी निर्भरता को मिनिमल ले आएंगे तो ये अगर स्थितियां भविष्य में भी कभी पैदा होती हैं तो हम उससे लीस्ट इंपैक्टेड हो, इस बात की कोशिश होनी चाहिए। गौरी शंकर गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरी शंकर गुप्ता साहब, आपके पास आने से पहले एक बार मोहन कुमार सर आपके पास मैं आती हूँ और 1 मिनट का टाइमर क्योंकि मैं रखूंगी बिल्कुल एट द एंड ऑफ द डिबेट। मेजर साहब, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भारत के लिए खुल चुका है और भारत सरकार या आधिकारिक तौर पर कह दे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भारत के लिए खोल दिया गया है, इसके रेपरकशंस क्या होंगे अमेरिका के साथ एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ईरान के साथ, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगेन? देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसा कि मिस्टर त्यागी ने भी बोला है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो चाइना के लिए पहले से खुला हुआ है। सिमिलरली चाइना के साथ साथ जितना रिक्वायरमेंट चाइना का एनर्जी रिक्वायरमेंट है, हमारा भी तकरीबन उतना ही रिक्वायरमेंट है। और दोनों ही कंट्रीज की जो है वो डिपेंडेंसी है इंपोर्टेड सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन सर, चाइना जितना कभी भी हमने तेल गैस ईरान से नहीं लिया। That agreed. But what China is importing, same amount or maybe little less than that, we are also importing. We are also holding the same lot of population what China is holding. My point is which I think most parties and the panelists over here are not realizing it. What is the situation in the Iran-Israel war? They have already struck desalination plant of Iran, which is unethical basically. They are hitting Iran below the belt. What will happen?
अगर ईरान ने रिटालिएट कर दिया ठीक है सर। और सऊदी अरेबिया और बहरीन, कतर के ऊपर अगर ये अटैक हो जाता है तो टेक माय वर्ड्स, द एंटायर पॉपुलेशन, ठीक है। NRI population coming back to India, which they should foresee for. They should realize for that also. ठीक है सर। गौरी शंकर गुप्ता साहब आपके पास, फिर अनुराग जी मैं आपके पास आती हूँ, देन आई विल क्लोज द डिबेट। गौरी शंकर साहब, मल्टी अलाइनमेंट की नीति क्या दिख रही है आपको इस वक्त, जब हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था है और भारत देश के अंदर कोई समस्या नहीं होगी? ऐसा है पूर्णिमा जी, जब अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बड़ी असामान्य होती है और कहीं पे युद्ध होता है तो सभी देशों को कुछ ना कुछ सफरिंग जरूर होती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमारा भी जो रिसोर्सेज एनर्जी के वहां से आते हैं, नेचुरली उसमें कुछ ना कुछ सफरिंग देश को होगी और सभी को उसको सहन करना पड़ता है। अब देखिए, आप चाइना का भी वेनेजुएला से सारा का सारा तेल का कट ऑफ हो गया है और कई देश जो हैं वो रशिया से भी कट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सिचुएशन तो हमारे लिए भी आती है और इसको हमें एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय आपदा के रूप में समझ के थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना चाहिए, नहीं तो ये अननेसेसरी एक पॉलिटिक्स का इश्यू नहीं बनना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि भविष्य में हम जो विदेशों के ऊपर आत्मनिर्भरता है उसको किस तरह से कम करें और किस तरह से हम हमारे साधनों को बढ़ाएं, जिससे कि इस तरह की संकट भविष्य में नहीं आए। यही मेरी आग्रह है सभी लोगों से, क्योंकि और कई देश है उनकी संकटें हमारे से कई गुना ज्यादा हैं। हमारा तो बहुत ही लिमिटेड रूप से सिर्फ जो गैस की समस्या है वो आई है, लेकिन और देशों में तो पेट्रोल की समस्या भी बहुत ज्यादा है। ठीक है सर, आई विश तो मेरे मेरा पास थोड़ा कहना समय यह है ज्यादा कि होता गुप्ता थोड़ा साहब, सा सहन करें मैं इसको। हाँ ज्यादा इस पर बात कर पाती। अनुराग जी 30 सेकंड्स रख रही हूँ क्लोजिंग, फिर उसके बाद। देखिए, मेरा सिंपल सा एक चीज़ ये मानना है कि जो भी हम आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, अंदाजे लगा रहे हैं, उस पर थोड़ा सा उससे ऊपर एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि भारत एक बहुत बड़ी पावर है। इस चीज़ को हम जाने ना जाने दुनिया जानती है, तो हम सेफ रहेंगे। सरकार कोई भी हो, उसके बियॉन्ड जो देश की शक्ति है उसमें अपने आप को विश्वास करना सारे देशवासियों को बहुत जरूरी है। और मेरी एक अपील है कि ये भंडारण से, होर्डिंग से बचें, होर्डिंग ना करें, सबकी पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एक और बात का ख्याल रखते हुए कि जब संकट कोई भी आता है, और जैसा कि वैश्विक संकट इस वक्त बना हुआ है, उस समय अफवाह नहीं बल्कि भरोसा चाहिए होता है और टकराव नहीं, समाधान चाहिए होता है। तो हमें उस समाधान की तरफ बढ़ने की जरूरत है ताकि स्थितियां और खराब ना हो।